अच्छा बेटा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 को ही। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 10। सही है। क्वेश्चन 9 में क्या है आपके पास? डज द एक्सपेंशन ऑफ, आपको ये गिवन दिया हुआ है, ब्रैकेट 3a/2 -1/3a³ 1/3a³ और इसकी होल पावर है 9। सही है। कंटेन अ ट्रम बोल रहा है, इसकी एक्सपेंशन में कंटेन अ ट्रम, ये ट्रम होगी। दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए। आपके पास इस पर्टिकुलर बायनोमियल एक्सपेंशन की के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ ए वाली टर्म है या नहीं है, ये बताना है। इंडिपेंडेंट डेंट ऑफ ए। सही है। आपको वो टर्म निकालनी है जिसमें ए नहीं हो, जिससे ए आजाद हो। उस टर्म के अंदर ए नहीं है, ए उस टर्म से आजाद है। सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इसका मतलब ए की पावर जीरो। ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें ए की पावर क्या हो, जीरो हो। अच्छा, आ जाओ करते हैं इसको। इसके लिए हमें एन की वैल्यू गिवन है। एन क्या है? पावर में जो 9 लिखा हुआ है, दिस इज एन। फर्स्ट टर्म ए होता है 3a/2, और जो लास्ट सेकंड टर्म है वो बी होता है -1/3a³। सही। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है? बाय हम जो है वो ट्रम, इंडिकेटेड ट्रम वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सही है। ट्रम निकालने का जो फॉर्मूला है, बाय यूजिंग Tr+1 = NCr A⁻R B⁻R। आर की वैल्यू नहीं होती। सही है। आर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सही है। तो इधर Tr+1 कॉपी हो जाएगा। Tr+1 कॉपी इक्वल टू एन की वैल्यू 9, Cr कॉपी, ए की वैल्यू है 3a/2, पावर में एन, एन की वैल्यू 9 माइनस आर, आर कॉपी हो गया। बी की वैल्यू -1/3a³, और इसकी पावर में आ जाएगा आर। सही। अच्छा, Tr+1 इक्वल टू 9 Cr कॉपी हो गया। ये जो पावर 9 माइनस आर है, ये 3 पे भी है, 2 पे भी है, ए पे भी है। तीनों को अलग अलग दे देते हैं। 3/2 की होल पावर 9 - आर, और ए की पावर 9 - आर। सही है। इसी तरह ये जो पावर आर है, माइनस पे भी है, 1 पे भी है, 3 पे भी है, a³ पे भी है। तीनों को, चारों को अलग अलग दे देते हैं। -1/3 की होल पावर आर। सही है। और 1/ए की पावर 3। ए के ऊपर ऑलरेडी एक पावर है 3। सेकंड पावर जैसे ही मिलेगी आर, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1/a⁻3 × आर हो गया। अच्छा बेटा, तो Tr+1 इक्वल टू 9 Cr। सही है। 9 Cr, और ये 3/2 की पावर 9 - आर कॉपी, -1/3 की पावर आर कॉपी कर दिया। सही है, पहले लिख लिया इसको। ए की पावर 9 - आर कॉपी, और ये ए की पावर 3 आर डिनोमिनेटर में है। इस बेस ए को हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आएंगे, तो इसकी जो पावर 3 आर है वो +3 आर से -3 आर हो जाएगी। सही है। तो 9 Cr 3/2 की पावर 9 - आर, -1/3 की पावर आर, ए की पावर 9 अच्छा, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ए एक मरतबा लिखेंगे बेस, 9 - आर प्लस माइनस -3 आर हो गया। सही है। तो Tr+1 इक्वल टू 9 Cr 3/2 की पावर 9 - आर -1/3 की पावर आर, ए की पावर 9 -1 आर -3 आर -4 आर हो गया। सही है।
इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने आर निकालना है। फॉर आर, आर निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हमें चाहिए एक ऐसी टर्म जिसमें ए की पावर क्या हो, 0, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ऐसी टर्म चाहिए जिसमें ए नहीं हो, तो ए को खत्म करना है। तो अगर ए की पावर 0 हो गया, जिस बेस की पावर भी 0 होती है वो 1 होता है, तो ए की पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगा और ए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए की पावर में 9 - 4 आर लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, 0 के। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए आर की वैल्यू निकलेगी। 9 - 4 आर, लेफ्ट राइट पे आके +4 आर हो गया। आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 9, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। सही है। आपको पता है एन क्या होता है, अवेलेबल, और आर क्या होता है, सिलेक्शन। सही है। अगर 10 चीजें अवेलेबल है, आप उसमें से 10 की 10 सेलेक्ट कर सकते हो या 9 सेलेक्ट कर सकते हो। 9.5 सेलेक्ट नहीं कर सकते। सही है। 8.5 डेसिमल में या फ्रैक्शन में कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं कर सकते। सही है। आपके पास ये जो आर की वैल्यू आ रही है वो 9/4 आ रही है। आर, सही है, 9/4। अगर इसको आप फ्रैक्शन से डेसिमल में लिखोगे, 9/4, तो 9/4 आएगा 2.25। सही है। तो आर की वैल्यू 2.25 आ गई है। तो आर की वैल्यू 2.25 डेसिमल में आ रही है। आर क्या है आपके पास, हाँ, एक तो TR+1 टर्म निकलती है ना इससे। आपके पास या तो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, फिफ्थ टर्म होती है। 4.5 टर्म नहीं होती, 3.5 नहीं होती, 3.25 टर्म नहीं होती। या तो थर्ड टर्म है या फिर फोर्थ टर्म है। सही है। तो अगर ये आर की वैल्यू 2.25 है, इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो 3.35 हो गया, तो 3.35 टर्म निकालेंगे। ऐसी तो कोई टर्म पॉसिबल नहीं होती। सही है। तो इस वजह से ये जो आर की वैल्यू डेसिमल में आई है, फ्रैक्शन में आई है, पॉसिबल नहीं है। तो इसने हमसे सवाल किया था, इसने बोला नहीं था निकालो इस एक्सपेंशन की इंडिपेंडेंट ऑफ ए वाली टर्म फाइंड करो, नहीं। इसने पूछा था डज एन एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इसके अंदर क्या एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसके अंदर ए नहीं हो, ए ए की पावर 0 हो, ए खत्म हो, ए से वो टर्म आजाद हो। तो आप लिखोगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। हम्म, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन, इसके आगे हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि आर की वैल्यू फ्रैक्शन में डेसिमल में आ रही है, तो फिर हम रिजल्ट लिख देंगे। द गिवन एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सही है। तो आपके पास ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर जो है वो ऐसी टर्म है ही नहीं। सही है। जिसके अंदर जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो, मतलब ऐसी टर्म मौजूद ही नहीं है इस एक्सपेंशन में जिसमें ए नहीं हो, ए की पावर 0 हो। सही है। चलो, ये हो गया पार्ट 1 इसका। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास, अच्छा भाई, पार्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमें। पार्ट नंबर 2 में भी सेम एक्सपेंशन ही गिवन दी हुई है। सही है। एक्सपेंशन वही है। आपके पास 3a/2 - 1/3a³ होल पावर 9। पार्ट 2 में बोल रहा है इन्वॉल्विंग ए की पावर 10। सही है। डज द एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन जो है वो कंटेन अ टर्म इन्वॉल्विंग ए की पावर 10। ये पूछ रहा है कि इस एक्सपेंशन में आपके पास जो है वो एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसमें ए की पावर 10 हो, इज इट पॉसिबल और नॉट। सही है। चलो, तो अब हमारे पास जो एक्सपेंशन गिवन दी हुई है वो क्या है, 3a/2, 3a/2 - 1/3a³ होल पावर 9। सही है। 3a/2 - 1/3a³ होल पावर 9। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि पावर जो होल पावर है, जो n है वो तो 9 है, और ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें 10 आ जाए। तो इज इट पॉसिबल और नॉट, ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट एग्जामिन नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो ए है उसमें पावर 3 तक जा रहा है। सही है। ए की पावर 3 तक, ए की पावर 1 है, ए की पावर 3 है। तो अभी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में कोई एक ऐसी टर्म जिसमें ए की पावर 10 होगी वो है या नहीं। सही है। तो उसके लिए भी हमने पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी जैसे अभी हमने ऊपर की है। सही है। अच्छा,
तो ए की पावर 10 वाली टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले एन की वैल्यू की ज़रूरत है। एन की वैल्यू गिवन है 9। फिर हमें फर्स्ट टर्म पता है ए होता है, ए की वैल्यू 3a/2। सेकंड टर्म आपके पास बी होता है -1/3a³ सही है। टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, TR+1 इक्वल टू एन, एन की जगह 9 CR। ए की पावर ए है 3a/2 पावर 9 - n - r होता है, तो n की वैल्यू 9 - r। फिर बी की वैल्यू -1/3a³ और होल पावर जो है वो इसकी कितनी है, होल पावर इसकी कितनी है, r। अच्छा बेटा, अभी ऊपर हमने बिल्कुल सेम काम किया है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए थे, इक्वेशन 1 बनाई थी। तो क्योंकि एक्सपेंशन तो चेंज नहीं हो रही है ना, तो इस वजह से जो है वो यहाँ तक का जो काम है इक्वेशन 1 तक का, वो दोनों का सेम ही है, तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट आंसर यूज कर सकते हो। 9 CR वापस से काम, वापस से जो है वो सारे स्टेप्स रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। 9 CR 3/2 की पावर 9 - r -1/3 की पावर r, a की पावर 9 - 4r। तो ये a की पावर 9 - 4r, -1/3 की पावर r, 3/2 की पावर 9 - r, सही है। अच्छा, तो अब हमें क्या निकालना है, एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें a की पावर 10 हो। उसके लिए हमें r की वैल्यू की नीड है, r अभी तक नहीं निकला है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 हो गई, सही है। अब हमने r निकालना है। फॉर r के लिए हम क्या करेंगे, मुझे एक ऐसी टर्म चाहिए जिसमें a की पावर क्या हो, 10। a की पावर में 10 लिखा हो, तो ये जो a की पावर में लिखा हुआ है 9 - 4r, ये किसके बराबर है, 10 के। किसके बराबर लेंगे इसको, किसके इक्वल लेंगे, 10 के, सही है। जैसे ऊपर हमने लिया था इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो उधर ए की पावर 0 बनाना था, तो 0 के इक्वल लिया था। अगर 10, ए की पावर 10 चाहिए तो 10 के इक्वल लेंगे। ए की पावर 5 वाली टर्म चाहिए तो फिर 5 के इक्वल हो गई है, सही है। इधर से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, 9 प्लस का 10 लेफ्ट पे आके -10 हो गया, इक्वल टू -4r राइट पे जाके +4r हो गया। 9 - 10 -1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, एक तो नेगेटिव आ रही है, आपको पता है आर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एन और आर दोनों पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। और दूसरा फ्रैक्शन में भी 1/4 0.25 होगा, सही है। तो ये जो आर की वैल्यू आ रही है ये आपके पास जो है वो सही नहीं है, सही है। -1/4 आपके पास अगर आप पुट करते हो आर की वैल्यू -1/4 मीन -0.25, तो आपके पास -0.25 +1, सही है ना। टर्म तो ऐसे ही निकलती है ना, r+1। तो -0.25 +1 करोगे 0.75 टर्म, ऐसी पॉसिबल है। या तो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड होती है, फर्स्ट टर्म से छोटी कोई टर्म नहीं होती, सही है। तो t 0.75 मतलब 0.75 टर्म इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है इस एक्सपेंशन में आपके पास जो है वो ऐसी कोई टर्म होगी नहीं जिसमें a की पावर 10 आ रही हो, सही है। इसने यही पूछा था सवाल के अंदर, डज द गिवन एक्सपेंशन कंटेन अ टर्म इन्वॉल्विंग a की पावर 10, तो आंसर है सिंपली नो। इस एक्सपेंशन के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसकी में a की पावर 10 हो, सही है। तो इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब हम रिजल्ट लिख देंगे इसका। द गिवन एक्सपेंशन डज नॉट contain the given expansion does not contain a term involving a की पावर 10, सही है। तो इस एक्सपेंशन के अंदर आपके पास ऐसी टर्म मौजूद ही नहीं है जिसमें a की पावर 10 हो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। दोनों पार्ट्स हो गए इसके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 वो करते हैं। यहाँ तक बेटा कुछ भी देख लो, कुछ भी पूछ रहे हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा था कोफिशिएंट्स ऑफ द फिफ्थ सिक्स एंड सेवन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। सही है। आपके पास जो ये एक्सपेंशन है 1 + x⁴n, 1 + x⁴n। सही है। हाँ, ये आपके पास इस एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट्स है, सही है, इस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स ऑफ द फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ टर्म, कौन सी टर्म? फिफ्थ टर्म T5, सही है, T6, T7, सही है। इन तीनों टर्म्स के, फिफ्थ टर्म के, सिक्स टर्म के, सेवन टर्म के जो कोफिशिएंट्स है, क्या है? कोफिशिएंट्स। सही है। वो किसमें है? फॉर्म एन एपी। क्या बना रहे हैं? फॉर्म एन एपी। एपी बना रहे हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सही है। अगर ऐसा है तो बोल रहा है फाइंड एन, एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये जो आपके पास एक्सपेंशन है 1 + x⁴n, इसमें ये जो n आ रहा है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सही है। इस एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है और जो सेवन टर्म है, इनके कोफिशिएंट जो है वो एक एपी बना रहे हैं। तो ए की एन की वैल्यू निकालो क्या होगी। सही है। अच्छा, आपको पता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है? NC0। सेकंड टर्म का NC1, NC2, ऐसे ही है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट में NC0 होता है, सेकंड टर्म में NC1 होता है। सही है। तो जो टर्म है आर की वैल्यू उससे एक कम होती है, ऐसे ही है। तो फिफ्थ टर्म में क्या होगा? NC4। सही है। सिक्स टर्म में क्या होगा आपके पास? NC5। और सेवन टर्म में क्या होगा? NC6। सही है। तो ये आपके पास क्या हो गया? फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म के जो कोफिशिएंट्स आपने देख लिए वो किसमें है? एक एपी बना रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। सही है। वो एपी में है तो एन की वैल्यू निकालनी है। सही है। अच्छा, हमें ये पता है एपी में क्या होता है? कॉमन रेशो सेम होता है। एपी में क्या होता है? कॉमन रेशो, सॉरी कॉमन डिफरेंस। एपी में रेशो कहाँ से आ गया? कॉमन डिफरेंस एपी है ना। एपी इसीलिए बोला है इसने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सही है। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस बन रही है, इसकी जो सेकंड टर्म है NC5, उसको माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म से, NC4 से। इसी तरह जो थर्ड टर्म है NC6, उसको माइनस करेंगे किससे? NC5 सेकंड टर्म से। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं जब भी आपके पास सीक्वेंस किस में होती है? एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या है? कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, एनसीआर वाला। एनसीआर किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन आर फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। सही है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसको पुट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास जो है वो n की वैल्यू नहीं है, वही तो आपको निकालनी है। सही है। अच्छा, तो NC5 क्या हो जाएगा आपके पास? ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और डिवाइड में r की वैल्यू है 5 फैक्टोरियल, n - r n - 5 फैक्टोरियल, माइनस NC4। ऊपर तो n फैक्टोरियल और डिवाइड में आपके पास r की वैल्यू 4 फैक्टोरियल और फिर n - r की वैल्यू 4 फैक्टोरियल। सही है। इक्वल टू लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे NC6, ऊपर n फैक्टोरियल और डिवाइड में r की वैल्यू 6 फैक्टोरियल, n - 6 फैक्टोरियल। सही। फिर माइनस NC5, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल, n - 5 फैक्टोरियल। अच्छा भाई, तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे? एन फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में कॉमन आ रहा है, दोनों साइड पे आप कॉमन ले लो। लेफ्ट में भी कॉमन आ रहा है और राइट में भी कॉमन आ रहा है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा आओ देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? अभी हम कॉमन नहीं लेते, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सही है। एन फैक्टोरियल कॉपी, डिवाइड में 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल। सही है। n - 5 बड़ा है या n - 4 बड़ा है? n - 5 बड़ा है कि n - 4 बड़ा है? n - 4 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है हम उसको ओपन करते हैं। सही है। तो n - 5 फैक्टोरियल कॉपी हो गया, माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड में n - 4 फैक्टोरियल।
सही है। फोर फैक्टोरियल कॉपी n-4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे क्योंकि ये बड़ा था n-4, इसमें एक और माइनस कर दो n-4 - 1 n-5 और फैक्टोरियल वहां पे रोक दो। सही है। इक्वल टू राइट साइड पे n फैक्टोरियल कॉपी डिवाइड में 6 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 6 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल। सही। n-6 बड़ा है कि n-5 बड़ा है? n-5 बड़ा है कि n-6 बड़ा है? हम्म, तो अब एक काम करते हैं, हम जो है वो n-6 हमें पता है छोटा है और n-5 बड़ा है, तो n-6 को रहने देंगे, n-6 फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा और n-5 फैक्टोरियल को हम ओपन कर देंगे -n फैक्टोरियल और डिवाइड में 5 फैक्टोरियल कॉपी n-5 n-5 - 1 तो n-6 फैक्टोरियल हो गया। सही है। अब हम कॉमन लेंगे। लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर में कॉमन आ गया n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 4 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल। सही है। एक और बचा क्या, वो लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म में बचा न्यूमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 5, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बचा है। सही है। माइनस सेकंड टर्म में न्यूमिनेटर में 1 बच रहा है और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास n-4 बचेगा। इक्वल टू राइट साइड से क्या कॉमन आ गया, न्यूमिनेटर से तो n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से एक तो 5 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, दूसरा n-6 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। बचा गया फर्स्ट टर्म में ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में जो है वो सिर्फ 6 बचा है, 1/6 बच गया क्योंकि बाकी सब कुछ कॉमन जा चुका है। माइनस सेकंड टर्म में ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल दोनों कॉमन गया है, सिर्फ n-5 बचा है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है। चलो, ये 5 फैक्टोरियल इधर डिवाइड में है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया 5 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, इसी तरह n फैक्टोरियल कॉपी, n फैक्टोरियल राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया। इधर हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और n-4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5n-4 ही आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई होगा n-4 से और -1 मल्टीप्लाई होगा 5 से। इक्वल टू n-5 फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड में था, लेफ्ट पे राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, n-6 फैक्टोरियल कॉपी कर दिया। अच्छा भाई, इधर भी ऐसे ही है। ये 6 और n-5 का एलसीएम ले लिया जाएगा, 6 × n-5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई n-5, n-5, 1 मल्टीप्लाई n-5, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सही है। अच्छा भाई, एलसीएम भी ले लिया। अब देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कर लो कैलकुलेटर से, सिंपली 5 आंसर दे देगा वो आपको। सही है। हम्म, और ऊपर क्या हो रहा है आपके पास न्यूमिनेटर में, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कर लो, 5 आ गया। सही। n 1 मल्टीप्लाई n n हो गया, 1 मल्टीप्लाई -4 -4, -1 मल्टीप्लाई 5 5 हो गया और डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई n-4 इक्वल टू, अब इधर लिखा हुआ है n-5 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है n-6 फैक्टोरियल राइट साइड पे। अच्छा, ये जो n-5 फैक्टोरियल है ये बड़ा है, n-6 फैक्टोरियल छोटा है। सही है ना। तो n-5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, n-5, फिर n-5 - 1, n-5 - 1 डायरेक्ट n-6 फैक्टोरियल हो गया। सही है। और डिवाइड में n-6 फैक्टोरियल है। इधर आपके पास ब्रैकेट, 1 मल्टीप्लाई n n, 1 मल्टीप्लाई -5 -5, -1 मल्टीप्लाई 6 -6 और डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई n-5। सही है। अब देखो क्या क्या और कैंसिल हो रहा है, एक तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड पे,
राइट साइड पे n-6 फैक्टोरियल से n-6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n-5 से n-5 का ब्रैकेट कैंसिल हो गया, सही है। अब जो बच गया वो सारा लिख लेते हैं, n-4 -5 -9 और डिवाइड में n-4 इक्वल टू, राइट साइड पे n-5 -6 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 11 और डिवाइड में सिर्फ क्या बचा, 6। सही, तो अब आपके पास ये सिंपलीफाइड फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करो, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सही है। अच्छा भाई, तो आपने क्या किया, सबसे पहले सारे फैक्टोरियल्स को सिंपलीफाई करके खत्म किया है, सही है, सारे फैक्टोरियल्स को हमने खत्म किया है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, सही। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 6 आपके पास डिवाइड में है, राइट साइड पे लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n-9 के पास आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई n-9 इक्वल टू n-11 यहाँ पे n-11 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। अच्छा, अब आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप जो है वो मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करो, बट आप ऐसा सोचो कि मैं ऐसी कौन सी n की वैल्यू पुट करूं कि दोनों साइड्स इक्वल आ जाए, सही है। अच्छा, अब आपके पास दिमाग, बेटा आपको पता है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि 1 + x की पावर n ये एक एक्सपेंशन थी, उसकी एक्सपेंशन में जो पावर में n था वो आपके पास है, सही है। अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, हमने पढ़ा है पावर जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, नेगेटिव नहीं है, सही है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर के लिए पावर को पढ़ रहे हैं, नेगेटिव या फ्रैक्शन या डेसिमल के लिए नहीं पढ़ रहे। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास जो है वो 11 से तो छोटी नहीं होगी, 11 से बड़ी होगी। अगर 11 से छोटी n की वैल्यू होती है, जैसे 10 हो गई, 9 हो गई, तो नेगेटिव आ जाएगा, सही। अच्छा, तो n की वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ये सही है दोनों साइड। तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी इधर, 11 से बड़े, ऐसे सोचो, ऐसा नंबर सोचो कि दोनों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो n की क्या वैल्यू होगी। एक तो तरीका ये है, अगर नहीं आता तो फिर आप इसको सिंपलीफाई करके इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, एन की वैल्यूज आ जाएगी, सही। चलो आप करते हैं, 6 × n 6n हो गया, 6 × -9 -6 × 9 कितना होता है, 54 इक्वल टू n × n n × -4 फिर -11 × n तो -11n, फिर -11 × -4 तो +44, सही है। अच्छा, लेफ्ट साइड को जीरो बना देंगे, इक्वल टू n² -15n, -4n -11n -15n हो गया, प्लस का 6n है, राइट पे आके -6n +44 +54, सही है। माइनस का 54 राइट पे आके प्लस का 54 हो गया, n² -21n -15n -6n -21n हो गया, 44 + 54 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 + 54 98, प्लस का 98 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडल टर्म ब्रेक या फिर आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से करो और जो है वो n की वैल्यूज निकाल लो, सही है। तो n² कॉपी, प्लस का 98 भी कॉपी हो जाएगा, इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक कर देते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करने के बाद वापस से 21 बने और मल्टीप्लाई करके क्या बने, 98 बने, तो ऐसे दो नंबर्स बताओ। हम्म 98 डिवाइड बाय 14 × 7 98 होता है, सही है। तो एक 14n आ गया और एक 7n आ गया, सही है। दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा, सही है। 14n और -7n, तो 14 और 7 को ऐड करोगे तो 21 बनेगा, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लो और लास्ट टू टर्म से कॉमन लो, फर्स्ट टू टर्म से n कॉमन आ गया, बचा क्या, n-14, लास्ट टू टर्म से माइनस का 7 कॉमन आ गया, क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म में n, प्लस में से माइनस कॉमन गया, प्लस के पास दो माइनस होते हैं, एक कॉमन गया एक बच गया, 98 में से बेटा 7 कॉमन गया तो 14 बचेगा, क्योंकि 98 है 14 × 7,
इक्वल टू 0। सही। अच्छा। तो n-14 कॉमन आ गया, बचा गया n-7 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है। सही है। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी। n-14 इक्वल टू 0 और n-7 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपके पास n की +14 आ रही है और दूसरी n की जो वैल्यू है वो आपके पास +7 आ रही है। सही है। अच्छा, तो n की कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे? n की वैल्यू कौन सी होगी? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना, एक कोई एक वैल्यू सही है और एक गलत है, कैसे पता चलेगा? अच्छा, इधर हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट्स गिवन दिए हुए थे। हमने ये जो पूरा सॉल्व किया है एपी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से किया है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास जो है वो इस, हाँ, क्या कहते हैं, एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म जो है वो क्या थी? सेवन टर्म आपके पास क्या थी? सेवन टर्म जो है वो यहाँ किसमें थी? एपी के अंदर थी। उनके कोफिशिएंट्स एपी के अंदर थे। सही है। अगर एन की वैल्यू 7 होगी, सेवन टर्म ना, अगर एन की वैल्यू 7 होगी तो आफ्टर एक्सपेंशन कितनी टर्म्स आएंगी? 8। सही। हाँ, तो अब आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू 7 भी हो सकती है। सही है, क्योंकि आपने सेवन टर्म का कोफिशिएंट यूज किया। अगर एन का आंसर कंसिडर करो आता 5, तो आप बोलते हैं एन की वैल्यू अगर 5 है तो आफ्टर एक्सपेंशन 6 टर्म्स आ रही है, तो हम सेवन टर्म का कोफिशिएंट कैसे यूज कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पे आपके पास जो है वो एन की वैल्यू क्या है? 7। सही है। एन की वैल्यू आपने, आपके पास जो है वो अगर 7 है, सही है, तो आफ्टर एक्सपेंशन आपको पता है कितनी टर्म्स आती है? जितना एन होता है उससे एक ज्यादा। 7 है एन तो 8 टर्म्स आएंगी, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 7 पॉसिबल है, हो सकती है। तो एन की वैल्यू 14 भी हो सकती है, बिल्कुल एन की वैल्यू 14 भी हो सकती है। इस एक्सपेंशन में जो है वो आपके पास एन की वैल्यू 14 भी हो सकती है। तो दोनों पॉसिबल है आंसर है। सही है, दोनों आंसर सही है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। हाँ, आप जो है वो अगर सेवन टर्म ले रहे हो, सही है, सेवन टर्म का कोफिशिएंट एपी के अंदर यूज करते हुए कर रहे हो, एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, और एन की वैल्यू आ जाए आपके पास 5, 4, 3, 2, मतलब ऐसी वैल्यूज आ जाए, तो वो गलत होंगी, वो वैल्यूज सही नहीं होंगी। अगर आपके पास जो है एन की वैल्यू 5 आ गई, तो इसका मतलब है आफ्टर एक्सपेंशन 6 टर्म्स आ रही है, तो आप सातवीं टर्म का कोफिशिएंट कैसे यूज कर सकते हो? सही है। अच्छा बेटा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हो गया ये? तो यहाँ पे आपके पास जो ये 7.2 है वो खत्म हो गई, 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पे।